अफ्रीका का रहने वाला एक हबशी जो कि पाकिस्तान में घूमने के लिए आता है। घूमते घूमते उसकी नज़र एक पाकिस्तानी लड़की पर पड़ती है। वो उस लड़की से प्यार कर बैठता है। उस लड़की को पाने के लिए वो कई सारे जुगाड़ लगाता है, कई आइडियाज भी करता है। अब ऐसे में वो उस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा देता है और उसे पाकिस्तान से दुबई ले जाता है। और दुबई में उसके साथ जो करता है वो काफ़ी हैरत अंगेज है। दरअसल हबशी दिखने में काफ़ी काला था, उसके होंठ बड़े बड़े थे, उसके बाल ऐसे थे छोटे से घुंघराले जैसे जले हुए से बाल हो। अब ऐसे में हबशी को देखते ही उसके पास तो खड़े रहने की इच्छा नहीं होती थी और वो उस पाकिस्तानी लड़की जो कि किसी अप्सरा से कम नहीं थी, काफ़ी खूबसूरत थी, उस लड़की को अपने जाल में फंसा लेता है। और वो लड़की जो कि उस पर भरोसा कर बैठती है, अनजाने ही सही उस लड़की को पता ही नहीं होता कि वो कहाँ फंस चुकी है। फिलहाल नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं HM शर्मा। आज की कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एक हबशी जो कि दुबई से सीधा आता है कहाँ? पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक प्यारी सी भोली सी लड़की थी जिसके पापा नहीं थे। वो लड़की जैसे तैसे जो है अपना बुटीक चलाकर काम कर रही थी। दरअसल वो एक बहुत ही अच्छी कारीगर थी। उसके कपड़े जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। जो एक बार उस लड़की से कपड़े खरीदता वो हमेशा उसी लड़की की दुकान पर आता था और हमेशा उसी से कपड़े सिलवाता था। दरअसल लड़की काफ़ी ज़्यादा मेहनती थी। लड़की के परिवार की बात करें तो पापा थे नहीं, एक माँ, 2 बहनें, 2 भाई थी। लड़की की सारी जिम्मेदारी अपने परिवार को संभालने की थी, जैसा कि लड़की अपने कंधों पर जो है पूरे परिवार का बोझ भी ढोती है। लड़की काफ़ी ज़्यादा मेहनती थी, इसीलिए उसका व्यापार चल निकला। उसका बुटीक काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। लोग उसके सिले हुए कपड़े अगर एक बार ले जाते तो बार बार उसी के यहाँ आते थे। यहाँ तक कि पूरे पाकिस्तान में उस लड़की की चर्चा थी। लड़की देखने में गोरी, सुंदर और बहुत ही अच्छी थी। सबसे बड़ी बात वो संस्कारी और मेहनती थी। उसके साथ कारीगर भी काम करते थे। लड़की का बुटीक अच्छा चल रहा था, लेकिन उसकी किस्मत पलटा खाती है। एक ऐसा अफ्रीकन हबशी जो दुबई में काम करता था पाकिस्तान घूमने आया। एक दिन उस हबशी ने पाकिस्तान की एक दुकान से कुछ कपड़े खरीदे। कपड़े काफ़ी अच्छे थे। जैसे ही उसने सिले सिलाए कपड़े पहने, उसकी फिटिंग इतनी अच्छी थी, उसकी सिलाई इतनी अच्छी थी कि उसने दुकानदार से कहा, वाह क्या कपड़े हैं आपके, ऐसी सिलाई आपने कैसे की? उसने कहा, नहीं, हम तो सिर्फ यहाँ पास में ही एक बुटीक है, उसी से सिले सिलाए कपड़े हम खरीद लेते हैं। दरअसल ये लड़की सिलाई में अच्छी कारीगर है, इसीलिए सभी दुकानों पर उस लड़की के सिले हुए कपड़े आते हैं। वो जो हबशी था उसको भी लगा कि इतनी अच्छी सिलाई, इतनी अच्छी फिटिंग करने वाली लड़की आखिरकार है कौन। उसने दुकानदार से पूछा, उसका पता दीजिए। दुकानदार ने पूरा पता दे दिया और वो उस लड़की की दुकान के बाहर गया। उसने सोचा था कि लड़की होगी, ज्यादा उम्र की होगी, सही नहीं दिखती होगी, ठीक ठाक होगी, गरीब होगी, दिखने में बहुत ही बदसूरत होगी। लेकिन जैसे ही वो दुकान के बाहर पहुंचा, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने इतनी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी थी। वो लड़की सच में दूध की तरह गोरी थी, बहुत खूबसूरत थी और बहुत ज्यादा मेहनती थी। अब वो अफ्रीकन हबशी जो है उसकी दुकान पर नहीं जाता है। वो दुकान के बाहर खड़ा खड़ा उस लड़की को देखता रहता है और उसे मन ही मन उस लड़की से प्यार हो जाता है। अब वो घर आता है तो उसे वही लड़की ख्वाबों में नजर आती है। वो उस लड़की को महसूस करने लग जाता है। वो कैसे न कैसे उस लड़की को पाना चाहता है, उसका साथ चाहता है। अब वो उस लड़की के बिना नहीं रह पाता है। अब ऐसे में वो सोचने लगता है कि अगर मैं इस लड़की को पाकिस्तान से बाहर ले जाऊं तो कैसा रहेगा। लेकिन उस लड़की को पाकिस्तान से बाहर ले जाना, वो भी सही तरीके से, ये इतना आसान भी नहीं था। इसके लिए उसने दिमाग लगाया, ऐसी जुगत लगाई, ऐसी प्लानिंग की जिससे वो लड़की अपने आप फंस जाए और वो उस लड़की को अपने साथ दुबई लेता जाए।
क्योंकि अफ्रीकन हबशी था तो अफ्रीका का, लेकिन वो दुबई में रहता था। दुबई में उसके कारोबार थे, उसके फ्लैट्स थे। वो तो पाकिस्तान सिर्फ घूमने आया था और घूमते घूमते एक दिन उसे कुछ कपड़ों की जरूरत पड़ी और वो पहुंच गया दुकान पर और उसी के जरिए उसे उस लड़की का पता मिला। लड़की को दूर से देखने के बाद उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ दिनों तक वो उस लड़की को सिर्फ दूर से ही देखा करता। उसके बाद लड़की का पीछा किया। लड़की कहाँ रहती है, उसकी मानी हालत कैसी है, क्या वो अमीर है, गरीब है, उसके परिवार में कौन कौन है। इस तरीके से उसने लड़की की जानकारियां जुटाना शुरू की, लड़की की रेकी करने लगा। अब इसी दौरान एक दिन जो है वो उस लड़की का नाम था नाजिया। नाजिया जो है अपने घर जाती है। अब ये अफ्रीकन हबशी वो पहुंच जाता है नाजिया के घर और नाजिया के घर का दरवाजा खटखटाता है। नाजिया की जो माँ है वो बाहर आती है। इतना लंबा, काला और दिखने में भद्दा आदमी, जिसके बड़े बड़े होंठ थे और ऐसा लग रहा था कि उसके सारे बाल जो छोटे छोटे घुंघराले हैं वो जल चुके हैं। दिखने में डरावना था। उसने पूछा, कौन हो आप? क्योंकि ऐसा आदमी उसने कभी देखा ही नहीं था। उसने कहा कि मैं नाजिया मैडम से मिलने आया हूँ। मुझे उनके सिले हुए कपड़े काफी पसंद आए हैं। इस सिलसिले में मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए उस अफ्रीकन हबशी ने नाजिया के बारे में पूछा। अब नाजिया की माँ ने नाजिया से जाकर कहा कि कोई कस्टमर आया है, उसे तुम्हारे सिले हुए कपड़े काफी पसंद आए हैं, शायद वो तुम्हें ऑर्डर देना चाहता है। नाजिया ने कहा, उसे अंदर ले आओ। अब वो हबशी कहता है कि मैंने एक दुकानदार से कपड़े खरीदे, मुझे सिलाई पसंद आई तो मैं कुछ कपड़ों का ऑर्डर देने के लिए आपके पास आया हूँ। ऐसा कहते हुए वो नाजिया से बात करना शुरू करता है। वैसे वो नाजिया से मन ही मन बहुत प्यार करने लगा था। वो नाजिया को हर हालत में पाना चाहता था, लेकिन शुरू में ही वो नाजिया से कैसे कहे, वो इधर उधर की बातें करता है। वो कहता है कि मैं दुबई में काम करता हूँ, मेरा एक कारोबार है। वैसे नाजिया बहुत ही अच्छी कपड़े सिलती है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान में जो है वो महंगाई बहुत है और पाकिस्तान में वैसे भी हमने सुना है कि हिंदुस्तान के मुकाबले पाकिस्तान की महंगाई जो है वो सर चढ़कर बोल रही है। वैसे तो नाजिया का बुटीक काफी अच्छा चलता था, लेकिन परिवार में 4 भाई बहन और एक मम्मी यानी 5 जने, उनकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी नाजिया के ऊपर थी। पाकिस्तान में देखा जाए तो टमाटर जो है 400 से 500 रुपए किलो मिलता है, वहीं आटा 500 रुपए किलो मिलता है। इंसान कितना भी कमा ले, जरूरतें वहाँ पूरी नहीं होती। अमीर बहुत अमीर हो जाता है, गरीब बहुत गरीब हो जाता है। अब ऐसे में वो फायदा उठाता है, क्योंकि सभी जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में जानते हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत खराब है। वहाँ हर चीज काफी महंगी है। ये बात उसे भी पता थी। वो तो पूरी रिसर्च करके ही आया था। उसने नाजिया के सामने ये सारी बातें रखी और धीरे धीरे अपने पॉइंट पर आना शुरू किया। उसने नाजिया की माँ से कहा, आप ही बताओ, यहाँ इतनी महंगाई है, नाजिया इतने अच्छे कपड़े सिलती है। अब ऐसे में अगर नाजिया दुबई जाए और वहाँ कपड़े सिले तो उसे इन्हीं कपड़ों के जो है सिले हुए कपड़ों के इतने पैसे मिलेंगे कि आप लोग जो है वो मालदार हो जाओगे, पैसों की बारिश हो जाएगी। ऐसे में अगर नाजिया चाहे तो दुबई में अपना काम शुरू कर सकती है। और वो नाजिया से कहता है कि तुम्हारे इसी काम की दुबई में तुम्हें दिन दुगने रात चौगुने पैसे मिलेंगे। तुम्हारे भाइयों की जो परवरिश है, बहनों की परवरिश है, वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। एक ऐसा आदमी जिसे ये लोग जानते नहीं थे अचानक इनके घर में आता है और इनसे इस तरीके की बात करता है। ये बात नाजिया को कुछ खास पसंद नहीं आई। नाजिया विचार में पड़ गई, मैं तो इसे जानती भी नहीं, फिर ये आखिरकार मेरे भले की बात क्यों कर रहा है। लेकिन नाजिया की जो माँ थी उसे काफी इंटरेस्ट आ रहा था। वो उस हबशी से काफी बातें कर रही थी, उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रही थी और यहाँ तक कि वो पैसे की लालची हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि शायद मेरी बेटी अगर दुबई जाती है तो हमारे जितने दोनों बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनकी जिंदगी संवर जाएगी। ऐसा सोचते हुए नाजिया की माँ जो है उस हबशी की बातों में इंटरेस्ट लेने लगी। हबशी इस बात को समझ चुका था कि माँ जो है वो
मेरे झांसे में आ रही है। उसके बाद वो और भी लुभावनी बातें करने लगा, लेकिन नाजिया ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम चुप रहो, तुम्हें थोड़ी देर चुप रहना चाहिए, मुझे इससे बात करनी है। उसके बाद माँ को वो चुप करा देती है। वो कहती है, ना तुम हमारे रिश्तेदार हो, ना तुम्हारा हमारा कोई लेना देना है, ऐसे में तुम मेरे भले की बात क्यों कर रहे हो। आज की इस दुनिया में कोई किसी का भला नहीं करता, किसी को बिना मतलब कोई कुछ नहीं देता, और तुम हो जो मेरे अच्छे की बात कर रहे हो। ऐसे में वो हबशी कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं कला का कद्रदान हूँ, मुझे तुम्हारी सिलाई अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरी छोटी सी मदद से अगर तुम्हारी जिंदगी बदलती है तो मुझे भी पुण्य मिलेगा। बस इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गया, नहीं तो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। दरअसल वो हबशी नाजिया का और उसकी माँ का भरोसा जीतना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा दिखाया जैसे कि उसे कोई परवाह ही नहीं है। वो तो सिर्फ एक भला और नेक काम करना चाहता है। उसने नाजिया से कहा कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी मर्जी, आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ। मेरे मन में आया और मैं तुम्हारे घर चला आया और मैंने तुमसे कह दिया, लेकिन अगर तुम ना चाहो तो मत आना, लेकिन अगर तुम आती हो तो ऐसे में तुम्हारे घर की गरीबी दूर होगी, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें जो है वो दुबई में काम दिला दूंगा और धीरे धीरे तुम काम करोगी तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट मुझे भी हो जाएगा, क्योंकि मैं जिन दुकानों से तुम्हें सिलाई का काम दूंगा उसमें थोड़ी बहुत आमदनी मेरी भी हो जाएगी। बस यही सोचकर मैंने तुम्हारी मदद करने की सोची। अब नाजिया की माँ को थोड़ा अच्छा लगने लगा। नाजिया की माँ ने कहा, अगर बेटा इसे भेज भी दे, तुम ही बताओ दुबई में है कौन? ना रिश्तेदार है, ना कोई है, ना कोई पहचान वाला है, ये रहेगी कहाँ, काम कैसे करेगी, इसका क्या होगा, इसकी सुरक्षा का क्या होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? वो हबशी कहता है, इसकी सुरक्षा की गारंटी मैं लेता हूँ। रहने की बात है तो मेरे पास वहाँ पे 2 फ्लैट है, मेरा कारोबार है, उस फ्लैट में नाजिया रह लेगी। काफी बड़ा फ्लैट है। नाजिया पहले अकेले काम शुरू करेगी, मशीन मैं दिलवा दूंगा, काम मैं खुद ला के दूंगा और नाजिया को सिर्फ सिलाई करनी है। जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा नाजिया जो है फिर कारीगर भारत पाकिस्तान से जो है वो बुलवा लेगी, उसे जैसा ठीक लगेगा वो अपने कारीगरों का इंतजाम कर लेगी। तो मैं वहाँ हूँ। अब ऐसे में नाजिया फिर अपनी माँ को टोकती है और कहती है कि हम अभी इस मामले में विचार करेंगे। दरअसल मैं तुम्हें हाँ नहीं कर सकती, क्योंकि अभी मुझे अपने रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, चाहने वालों से, परिवार वालों से, सभी से इस मामले में बात करनी है, क्योंकि मैं अकेली हूँ, लड़की जात हूँ। मैं अगर वहाँ आती हूँ तो पीछे परिवार वाले क्या बात बनाएंगे, सबसे पूछे बिना, राय मशवरा किए बिना मैं नहीं आ सकती। ऐसा कहते हुए नाजिया ने उसे मना कर दिया। फिर उसकी माँ को भी ये बात समझ आई। उसने भी यही कहा, अकेली जवान लड़की, वो भी खूबसूरत, वो भी दुबई जैसी जगह पे। अब ऐसे में ये बात भी सच है, लोग ये ना कहे बाप नहीं था और माँ ने चंद पैसों के लिए बेटी को विदेश भेज दिया, दुबई भेज दिया। ऐसा ना हो 2 पैसों के लिए परिवार वालों के सामने किरकिरी हो जाए, अगर कल को कुछ हो गया क्या जवाब देंगे। बेटी सही कहती है, एक बार सबसे राय मशवरा कर लेना सही है। ऐसे में नाजिया कहती है, हम अभी कुछ नहीं कह सकते, मैं आपके साथ आऊंगी या नहीं मुझे भी नहीं पता। हबशी उठता है। हबशी की उम्मीदों पर पानी फिर चुका था, उसने होप खो दी थी। उसे लगा अब उसकी चाल खत्म हुई, नाजिया को पाने की इच्छा खत्म हुई। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा वैसे ही नाजिया ने कहा, मैं 2 दिन बाद तुम्हें अपना फैसला सुनाऊंगी। फिर क्या था, उसे फिर से अगली चाल चलने का मौका मिल गया। 2 दिन बाद वो फिर से आया। उसने नाजिया से कहा, देखो मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे 2 दिन बाद दुबई जाना है, क्योंकि मैं यहाँ घूमने आया था और तुम मिली तो मैंने सोचा कि तुमसे आखिरी बार पूछ लो, इसलिए मैं पूछने आया हूँ। अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हारा वीज़ा, तुम्हारा टिकट सबका बंदोबस्त कर देता हूँ। ऐसा कहते हुए उस हबशी ने फिर एक चाल चल ली, दाव पे दाव। उसने 1 लाख रुपए का चेक नाजिया के हाथ में दिया और नाजिया से कहा, अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो सिर्फ तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए ये 1 लाख रुपए का चेक मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जाओ बैंक में ये चेक लगा दो, तुम्हें 1 लाख रुपए मिल जाएगा।
ये इसलिए नहीं है कि ये कोई दिखावा है, बल्कि इसलिए है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सको। 1 लाख रुपए का चेक एक साथ, वो भी पाकिस्तान में, कभी देखा ही नहीं था। इतनी गरीब थी। चेक पाकर उसे अच्छा लगा, लेकिन फिर भी उस हबशी को लगा कि 1 लाख रुपए के चेक से कोई बात नहीं बनेगी। हो सकता है लड़की चलते चलते डगमगा जाए, लेकिन पैसे की चकाचौंध के पीछे उसका दिमाग शायद काम न करे। उसने नाजिया से कहा, अगर तुम्हें फिर भी मुझ पे भरोसा नहीं होता है तो लो, 1 लाख का चेक और ले लो। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 लाख का चेक तुम्हें मैं दे रहा हूँ। अब नाजिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। नाजिया ने कहा, ठीक है, मैं दुबई चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि नाजिया को लगा कि इससे उसके भाई बहनों की जो है तकदीर बदल जाएगी, और वैसे भी दुबई में वो अच्छा पैसा कमाएगी तो जाहिर है कि सबकी जिंदगी बदल ही जाएगी। 2 लाख का चेक लेकर नाजिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके सपने पंख लगाकर उड़ने लगे। नाजिया ने तुरंत उसे हामी भर दी। फिर क्या था, हबशी अपनी चाल में कामयाब हो गया। उसने तुरंत ही नाजिया का वीजा तैयार करवाया, उसका टिकट बुक करवाया और नाजिया को लेकर वो दुबई के लिए रवाना हुआ। जैसे ही वो फ्लाइट में बैठे, हबशी जो कि दिखने में डरावना सा था, भूत सा था, नाजिया बुरके में थी। जो भी नाजिया को उसके साथ देखता ही रह जाता। यहाँ तक कि नाजिया को भी उसके साथ चलने में शर्म सी आ रही थी, लेकिन नाजिया ने कहा, मुझे क्या लेना देना। उसने बुर्का नीचे किया और हबशी के साथ चलने लगी। गंदा सा, भद्दा सा, बिखरे हुए घुंघराले बाल, जले जले से, लंबे से मोटे से होठ और काला जैसे बिल्कुल ही कलूटा। फिर भी नाजिया ने उसकी तरफ देखते हुए अपने मन को दृढ़ निश्चय किया। उसने सोचा, मुझे इस आदमी से क्या लेना देना, मैं तो दुबई में कमाने जा रही हूँ। ऐसा सोचते हुए नाजिया उसके पीछे पीछे चल पड़ी। जो भी देखता वो देखता ही रह जाता। शायद लोग मन ही मन सोच रहे हैं कि ये इसके साथ चल रही है, अगर ये इससे उम्र में बड़ी होती तो शायद इसकी माँ होती, लेकिन ये उम्र में छोटी है, हो सकता है ये पत्नी हो, बहन हो, ऐसा लोग सोच रहे थे। ऐसा नाजिया ने भी लोगों की आंखों में पड़ा, लेकिन इग्नोर कर दिया। नाजिया उस हबशी के साथ उसके घर गई। उसने अपना फ्लैट दिखाया। फ्लैट काफी बड़ा था, उसमें 4 रूम थे, किचन थे, काफी शानदार फ्लैट था, क्योंकि वो दुबई का कारोबारी था। उसने नाजिया से कहा, ये फ्लैट है, इसमें 4 कमरे हैं। एक कमरे में तुम रहोगी, एक कमरे में तुम्हारी सिलाई मशीन रहेगी, एक में तुम आराम से सिलाई का काम कर सकती हो, आराम से रह सकती हो। लेकिन ये जो कमरा है, एक कमरे की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, ये मेरा पर्सनल बेडरूम है। कुछ भी करना, इन 3 कमरों में कुछ भी कर सकती हो, लेकिन मेरे वाले रूम में नहीं जाओगे। ये मेरा रेस्ट रूम है। जब मैं यहाँ रुकूंगा तो मैं अपने कमरे में ही ठहरूंगा। ऐसा उसने कह दिया। नाजिया को हिदायत दे दी। नाजिया ने भी सोचा, मेरे क्या लेना देना, मुझे तो काम करना है। कुछ देर बाद वो बाहर चला जाता है। फिर वो बाहर से आता है, पॉलिथीन में कुछ कपड़े लेकर आता है और नाजिया के सामने उन कपड़ों को रखते हुए कहता है, इन सभी कपड़ों को तुमने सिलना है। मैं दुकानदारों से काम लेकर आया हूँ और मशीन भी कुछ ही समय में तुम्हारे पास आ जाएगी, उसके बाद तुम सिल लेना। मैं ये कपड़े अपने भरोसे पे लाया हूँ, अच्छे से सिलना। उसने नाजिया को ये काम दे दिया, जिससे नाजिया का और भी भरोसा जीता जा सके। उसने नाजिया से कहा था कि मैं तुम्हारा काम लगा दूंगा और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने वही किया। उसने मशीन भी मंगवा ली। मशीन भी आ गई कुछ देर बाद और नाजिया अपनी सिलाई का काम शुरू करने लगी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते। अब तीसरा दिन जब आया तो एक दिन नाजिया किचन में थी। किचन में अचानक एक लंबा काला कोबरा सांप जो है वो फन फहराए बैठा था किचन के बिल्कुल ऊपर। उस समय वो हबशी भी उसके रूम में था और नाजिया जोर से चिल्ला पड़ती है, चीखती है और वो पीछे की तरफ हटती है। जैसे ही वो किचन के दरवाजे पे आती है, पीछे से हबशी से टकरा जाती है और नाजिया जोर जोर से चिल्लाती है, सांप सांप सांप। इतना काला लंबा सांप, कोबरा सांप, जिसे देखकर नाजिया की सांसें रुक जाती है। इतने में वो हबशी उस सांप के पास जाता है, उसे पकड़ लेता है। पकड़ के उसे गले में डाल लेता है और कहता है, डरने की क्या बात है, ये मेरा पालतू सांप है। मुझे सांप पालने का बहुत शौक है, इसीलिए मैंने इसे पाला है। और गलती से जो है ये किचन में आ बैठा। वो सांप को लेकर
रूम में चला जाता है। नाजिया सोचती है सांप पालने का शौक, भला ये क्या शौक हुआ, वो भी इतना काला लंबा सांप, इतना जहरीला सांप, और ये हबशी है जो सांप पाल रहा है। फिर वो मन ही मन सोचती है मेरा क्या, जिसकी जो मर्जी जिसका घर जो पाले। ऐसा सोचते हुए वो फिर से अपने सिलाई के काम में लग जाती है। कुछ समय बाद वही हबशी जो है वो लड़खड़ाता हुआ बाहर निकलता है। नाजिया को अचानक से लगता है कि इसे क्या हो गया। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पास जाती है। उसे लगता है कि शायद उसे चक्कर आ गए हैं, इसीलिए वो लड़खड़ा रहा है। नाजिया जैसे ही उसके पास जाती है उसे बहुत ही गंदी सी बदबू आती है। वो समझ जाती है कि इसने शराब पी है। वो अपने आप को संभालते हुए पीछे हो जाती है। इतने में वो हबशी जोर से चिल्लाता है और कहता है नाजिया तुम मेरी गुलाम है, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने तुम्हें जब बुटीक पर देखा तो कई दिनों तक मैं तुम्हारी रेकी करता रहा। अब तुम सोचोगी कि ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। दरअसल मैं 3-4 दिनों से तुम्हें ये बताना चाहता था। आज तुम्हें आए हुए 4-5 दिन हो गए हैं। मैं मन की बात कहना चाहता था लेकिन हर बार रुक जाता था, सोचता था तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी, क्योंकि जब मैंने तुम्हें पासपोर्ट और कई सारी चीज़ों पर साइन करवाए थे उसके साथ साथ मैंने एक ऐसे कागज़ पर साइन करवाया था जिसके बारे में तुम सुनोगी तो तुम्हारे पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। उसने कहा मैं तुम्हें सच्चाई शादी में नहीं बता सकता था, इसीलिए मैंने शराब पी है। शराब में आदमी अपने मन की बातों को सही सही बता देता है और उसे पता ही नहीं चलता सामने वाले पे क्या गुजरेगी। इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम मेरी गुलाम हो, मैंने तुम्हें खरीदा है। जिस आखिरी डॉक्यूमेंट पे तुमने साइन किए थे वो तुमने बिना पढ़े ही साइन कर दिए। उसमें लिखा था कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें मुझे 25 लाख रुपए में बेच दिया है। जो 20 लाख मैंने तुम्हें लिए थे यूँ समझ लो वो तुम्हारी कीमत थी। मैंने तुम्हें खरीद लिया है। मैं यहाँ तुम्हें कोई कारीगरी का काम करवाने नहीं लाया था, मैं तुम्हें हर हालत में पाना चाहता था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अब ये जो कारीगरी का काम है, सिलाई का काम है, ये तो सिर्फ एक बहाना था तुम्हारे भरोसे को जीतने के लिए। बाकी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक बात और, मैंने शराब का सहारा इसलिए लिया ताकि मैं तुम्हें सच बता सकूं, लेकिन मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ। तुम 4 से 5 दिन हो चुके हैं यहाँ रह रही थी। मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, ना तुम्हारे साथ बदतमीजी की। शराब भी इसलिए पी है ताकि तुम्हें सच बता सकूं। लेकिन ये कपड़े जो मैंने तुम्हें दिए हैं इन्हें जल्दी जल्दी सी दो। आज रात हमारी शादी है और हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ गृहस्थी बसाना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने आज तक तुम्हारे साथ ना कभी बदतमीजी की ना जबरदस्ती की। इसीलिए तुम जल्दी तैयार हो जाओ, मैं शादी का बंदोबस्त कर देता हूँ। नाजिया बिल्कुल सुन्न सी हो जाती है। वो तो सोच रही थी कि इस हबशी ने मेरी मदद की है, जरूर इस बेचारे भले इंसान को मुझ पर दया आ गई। वो तो ये सोच रही थी कि शायद ये मेरा भाई है। वो तो उस हबशी को भाई समझ रही थी और भाई होने के नाते उसने सोचा कि शायद भाई मेरी मदद कर रहे हैं, लेकिन ये तो भैया की जगह सैया निकला और नतीजा नाजिया को बहुत बुरा लगा। उसे समझ ही नहीं आया। हबशी ने साफ कह दिया कि आज हमारी सुहागरात है और तुम्हें तैयार रहना है, हम शादी करेंगे, हम नया जीवन जिएंगे। ऐसा कहते हुए वो बाहर चला गया। नाजिया पहले तो जी भर कर रो, समझ ही नहीं आया अब क्या करे क्या ना करे। रोती रही। जब रो रो कर थक गई तो सोफे पर बैठे बैठे उसने अपने आंसू पोंछे। नाजिया ने सोचा भाग जाती हूँ और यहाँ की गवर्नमेंट से हेल्प ले लूंगी। दुबई वैसे भी बहुत कड़े कानूनों के लिए जाना जाता है। वो भागने की सोचने लगी। जैसे ही वो घर के दरवाजे पर जाती है तो बाहर से ताला लगा था। वो खिड़कियां खोलने की कोशिश करती है तो ताला लगा था। उसे पता ही नहीं था कि 5 दिन से वो इस घर में कैद है। उसे कभी बाहर जाने की कोशिश ही नहीं की। चारों तरफ सिर्फ वो लोग थी। अब समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। नतीजा इतने में उसे सुनाई देता है कि बाहर से कोई दरवाजा खोल रहा है। उसे पता था हबशी है। उसने कहा था कि आज हमारी शादी है। इसीलिए नाजिया जो कि एक कमरे में एक अलमारी थी उसमें जाकर छुप जाती है। वो हबशी आता है
आकर के नाजिया को ढूंढता है। नाजिया नहीं मिलती, लेकिन चारों तरफ ताला था। उसे पता था भाग तो नहीं सकती। वो पूरे घर में उसे पागलों की तरह ढूंढता है, चीखता है, चिल्लाता है। फिर गुस्से में अपने कमरे में जाता है। वहां से वही कोबरा सांप लेकर गले में लटकाए हुए आता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, नाजिया तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच जाओगी? तुम मुझसे नहीं बच सकती। अभी तो मैंने सिर्फ तुमसे बड़े प्यार से बात की थी और तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन अगर तुम बाहर नहीं आई तो तुम्हारा ऐसा हाल करूँगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। फिर भी नाजिया बाहर नहीं आई, लेकिन सांप को देखकर अंदर ही अंदर वो काफी डर रही थी। वो घबरा गई थी। इसी दौरान उस हबशी ने जब अलमारी पर ध्यान दिया तो उसे लगा अलमारी के अंदर कोई है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, वो सांप बिल्कुल नाजिया के मुंह के पास था, बिल्कुल ऐसे। नाजिया घबरा गई। नाजिया ने कहा, इस सांप को जल्दी हटाओ, और सांप को उसने हटा लिया। नाजिया ने कहा कि तुम्हें जो करना है तुम मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन एक बात मैं बता दूं, शादी करने के बाद भी मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। ये सिर्फ तुम्हारी एक हवस है। तुम मुझे पाना चाहते हो, तुम मेरे शरीर को पा सकते हो, मेरी आत्मा को नहीं। ऐसा कहते हुए उसने उससे बहुत ज्यादा लड़ाई की। उसने कहा, तुम काले हो, गंदे हो, हबशी हो, मुझे तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है, तुम मुझे पसंद नहीं हो। लेकिन उस हबशी ने उससे शादी कर ली। दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। लेकिन वो नाजिया को हमेशा घर में लौट ही रखता। नाजिया कहीं नहीं जाती। अब दोनों को 7 से 8 महीने हो गए। एक दिन नाजिया को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। ऐसे में नाजिया जो है वो अपना जो पेट है उसे जोर जोर से पीटती है, जिससे कि कैसे न कैसे जो है वो उसका मिसकैरेज हो जाए। वो पूरी कोशिश करती है कि उसका मिसकैरेज हो जाए। वो ये नहीं चाहती थी कि इस काले हबशी का जो है वो बच्चे को मैं जन्म दूंगी। उसे लगा, जिस आदमी को देखकर मुझे घिन आती है, जो इतना गंदा दिखता है, अगर इसका बच्चा होगा तो वो भी इतना गंदा, मोटी होठ वाला और काला होगा, उसे मैं कैसे झेलूंगी। ऐसा सोचते हुए वो पूरी कोशिश करती है कि उसका मिसकैरेज हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और आखिरकार समय आ जाता है और नाजिया को लेबर पेन होते हैं। उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर के पास जाने पर उसकी कंडीशन काफी खराब होती है। डॉक्टर उस हबशी से कहता है कि माँ या बच्चे में से किसी एक को बचाया जा सकता है। अब ऐसे में हबशी कहता है, बच्चे का तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है मेरी नाजिया को बचा ले। ऐसा कहते हुए उसने डॉक्टर से साफ कह दिया कि मेरी बीवी जो है वो बचनी चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद कुछ समय निकलता है और नाजिया जो है एक बच्चे को जन्म दे देती है। नाजिया जो कि बेहोश थी, जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, उसकी एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नैन नक्श वाली, बिल्कुल गोरी चिट्टी सी बच्ची सोई हुई होती है। नाजिया की वो बेटी थी। नाजिया को उसे देखकर काफी अच्छा लगा। नाजिया ने सोचा था काला गंदा सा हबशी बच्चा होगा, लेकिन बेटी उसके ऊपर गई थी। इस बात से नाजिया को काफी खुशी हुई। नाजिया ने डॉक्टर से पूछा, वो जो शोहर मेरे साथ आया था वो अभी कहाँ है? डॉक्टर कहता है वो अभी आईसीयू में है। नाजिया को बड़ा धक्का लगता है। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। हमने कह दिया था माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचाना पड़ेगा। तुम्हारे पति ने कहा, तुम्हारे शोहर ने कहा मेरी पत्नी को बचाया जा सके। तुम्हें ब्लड की ज़रूरत थी। अब ऐसे में तुम्हारे शोहर ने खून देना शुरू किया। तुम्हें बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत थी, तो उसने अपना ओवर ब्लड दे दिया। हमने उससे कहा था एक व्यक्ति से एक जितना सीमित है, जितना हो सके उतना ही ब्लड लिया जा सकता है, लेकिन उसने कहा कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं मर भी जाऊं तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरी बीवी बचनी चाहिए। उसके लिए जितना खून निकाल सकते हो निकाल लो। उसने ओवर ब्लड दिया। नतीजा तुम्हारी तबीयत ठीक हुई, लेकिन ओवर ब्लड देने की वजह से उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। वो आईसीयू में है। तभी नाजिया को एहसास हुआ कि जो आदमी सिर्फ मुझे पाना चाहता था, मुझे बचाने के लिए, आज वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। उसके मन में अपने शोहर के लिए अचानक से प्यार जागा। तो उसने डॉक्टर से कहा, मैं आईसीयू में देखना चाहती हूँ। डॉक्टर उसे आईसीयू की तरफ ले गए। उसने आईसीयू में दूर से देखा, वो हबशी बेड पर था, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था। इसी दौरान
नाजिया फिर से थोड़ी सी उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसे रेस्ट के लिए ले जाया जाता है। इसी दौरान उस हबशी के दोस्तों को पता चलता है। सारे दोस्त उसके पास आते हैं क्योंकि वो मन का काफी अच्छा था। माना वो दिखने में काफी बुरा था, दिखने में थोड़ा सा सुंदर नहीं था, क्योंकि वो अफ्रीकन हबशी है तो उनकी नैन नक्श वैसे ही होते हैं, लेकिन वो काफी व्यवहारी था। नतीजा उसके सारे दोस्त हॉस्पिटल पहुंचते हैं और बारी बारी से उसे अपना खून देते हैं। खून मिलने की वजह से हबशी की तबीयत ठीक होने लग जाती है और वो आउट ऑफ डेंजर हो जाता है। जब नाजिया की आंखें खुलती है तो डॉक्टर कहते हैं कि अब तुम्हारा पति खतरे से बाहर है, क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे खून दे दिया है। ऐसे में हबशी भी होश में आ जाता है। नाजिया, जो कि थोड़ा चलने फिरने लायक होती है, वो उस हबशी के पास जाकर उससे माफी मांगती है। कहती है, तुम मुझसे सच्चा प्यार करते थे, मुझे लगा कि तुम सिर्फ मेरे शरीर से प्यार करते हो, लेकिन तुम सच में मुझसे प्यार करते थे। तुमने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। माना तुम्हारा तरीका बहुत गलत था, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान हो। मेरी भी गलती हुई जो मैंने इंसान को सिर्फ उसके नैन नक्श से ही चाहा। दरअसल इंसान अच्छा होना चाहिए, नैन नक्श मायने नहीं रखते। ऐसे कहते हुए वो उसे माफी मांगती है। उसे दिल से पछतावा होता है और उसके बाद नाजिया उसके साथ खुशी खुशी रहने लग जाती है। फिलहाल ये कहानी इसी तरीके से एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है। इस कहानी में आपको कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा, हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक जय हिंद, नमस्ते, जय भारत।